बिहार पुलिस 2023 परीक्षा के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा प्रैक्टिस बुक जारी किया गया है, जिसमें आप लोगों को 15 प्रैक्टिस सेट हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आप लोगों को 1 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसी पैटर्न पर सभी क्वेश्चन डाला गया है। तो ये अब सभी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट होने वाला है। तो आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1। तो जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। जो लोग नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी नए वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप लोगों को गुरु रहमान सर का वॉल्यूम 2 का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, और आप लोगों को प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का भी चल रहा है, और आप लोगों को किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो बुक जारी किया गया था उसका भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और जो खान सर का बुक है उसका भी 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करा चुके हैं, और खान सर के द्वारा जो ऑफलाइन क्लास से जो टॉनिक बैच आया था उसका भी क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज करा दिए हैं। तो सभी को आप लोग जाइए, फटाफट रिविजन करते रहिए। जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो फटाफट देख लीजिए, और इसमें सभी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डाला गया है, तो सभी को जाकर देखिए जल्दी। और साथ में आप लोग बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराए हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन एडिटोरियल पब्लिकेशन के हैं, और प्रीवियस क्वेश्चन तो कराया है उसको भी देख लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बन चुका है, जाइए और आप लोग रिवीजन कीजिए। तो आज हम लोग ये आप लोगों को यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा जो बुक था प्रैक्टिस बुक, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1। तो चलिए जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। इसमें देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है भारत एक गणतंत्र है और गणतंत्र का मतलब क्या है। पता है इसका क्या अर्थ है गणतंत्र का? तो इसका अर्थ है राज्य का प्रमुख उनके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। बताइए कितने अनुच्छेद थे? तो ये थे 395। कितने हैं? 395। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछ देगा अनुसूची कितनी थी, तो पहले थी 8, लेकिन वर्तमान में हो गया है 12। कितना हो गया वर्तमान में? 12। और भाग कितना है? तो भाग पहले था 22, अब हो गया है 25। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर कह रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना पार्लियामेंट में प्रयुक्त शब्द प्रेम्बल में, इंग्लिश है इसका प्रस्तावना का, प्रेम्बल में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। गणतंत्र किसका सूचित करता है? तो ये करता है देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि का ये सूचित करता है। एक करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है। बताइए कौन संभालता है? तो ये संभालता है भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया है। तो ये पेश किया गया है वित्त मंत्रालय द्वारा। किसके मंत्रालय द्वारा? तो वित्त मंत्रालय द्वारा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया। बताइए ऑप्शन देखिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा चरण सिंह। किसने नहीं किया? तो चरण सिंह ने सामना नहीं किया है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। चरण सिंह, इनका पूरा नाम है चौधरी चरण सिंह। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इनका कार्यकाल बता दीजिए। तो ये कार्यकाल देखिए तो 28/7/1979 से 14/1/1980। 1 साल का ही कार्यकाल था इसका, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल में संबंधित प्रावधान वर्णित है।
तो ये है अनुच्छेद 360 में, किसमें, अनुच्छेद 360 में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? तो ये हो जाएगा महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कब हुई थी? तो ये हुआ था 1953 में। कब हुआ था? 1953 में। पूरा डेट पूछ देगा तो इसको भी याद कर लीजिए। 22 दिसंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर 1953। इसको आप लोग पूरा डेट याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? बताइए कौन सी है, जल्दी बताइए कौन सी है। तो सबसे निकटतम हो जाएगी एंड्रोमेडा गैलेक्सी। कौन? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है शुक्र को। शुक्र का बहुत अर्थ होता है, इसको चमकता हुआ भी कहते हैं, चमकता हुआ तारा भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। इसको इंग्लिश में वीनस कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सूर्य का सबसे नज़दीक भी रहता है, जो शुक्र होता है सूर्य का सबसे नज़दीक रहता है, इसको याद रखिएगा। इस ग्रह का नाम और भी है, जैसे कि प्रेम, सौंदर्य की और रोमन देवी नाम शुक्र जो रखा गया है, इसको याद रखिएगा। जो चंद्रमा बाहर रात्रि में सबसे चमकीला पिंड होता है उसको भी शुक्र ही कहते हैं, और यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। देखिए इस क्वेश्चन जो भी पॉइंट बोल रहे हैं सबको याद करते चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग को वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 90 से 95% लगभग। सबसे अधिक इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। देखिए इसे बहुत सारे नाम से जाना जाता है, इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ था? तो शुक्र हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी, वीनस। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? सबसे लंबी रेखा पूछ रहा है, कौन सी हो जाएगी? तो सबसे लंबी हो जाएगी भूमध्य रेखा। कौन सी? भूमध्य रेखा आ जाएगी। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व के सबसे खारे पानी की झीलें में से एक है? कौन सी है? तो ये हो जाएगा मरीचल। क्या हो जाएगा? मरीचल। ये आप लोगों को खारे पानी की झील है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, विश्व के सर्वाधिक खारे पानी, तो ये आप लोग बता दें झील तुर्की की वाने झील है, जिसकी लवणता कितनी है? तो 333% है, इसको याद रखिए। ये इसको माना गया है इतना। मृत सागर का स्थान दूसरा नाम जिसकी लवणता 238% है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत देश का सबसे दक्षिण बिंदु पूछ रहा है, तो दक्षिण बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये स्थित है तिब्बत में। कहाँ स्थित है? तो तिब्बत में स्थित है, इसको याद रखिएगा। कहाँ स्थित है? तो तिब्बत में। इसकी लंबाई पूछ देगा तो क्या कहिएगा? तो लंबाई हो जाएगा 2900 किलोमीटर इसका लंबाई है कैलाश पर्वत का, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी होती है ये तिब्बत से ही भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और असम घाटी से ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसको याद रखिएगा। जहाँ इसे हम लोग जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? उद्गम स्थल कौन सा है? तो मानसरोवर झील उद्गम स्थल है ब्रह्मपुत्र नदी का। इसका ब्रह्मपुत्र नदी का है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सी हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा 16 का। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है, ये जो पीछे पॉइंट है वो लगता है इसका है, ये 16 नंबर का सबका है पॉइंट। इसी का आप लोग को लंबाई कितना था, तो 2900 किलोमीटर था। 2900 किलोमीटर इसका था, इसको याद रखिएगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। किसको? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। वर्गीज कुरियन का जन्म पूछ देगा तो क्या कीजिएगा, तो 26 नवंबर 1921। 26 नवंबर 1921 करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनका जन्म अगर पूछ देगा कहाँ हुआ था, तो ये कोझिकोड केरल में हुआ था। इसे श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो ये आप लोगों को दूध उत्पादन से संबंधित है, जिसका जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन है। वर्गीज कुरियन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इनको मिल्कमैन के नाम से जाना जाता है। इन्हें शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है, जिसे अपने जीवन काल में अपने मकबरे का निर्माण सोन नदी के तट पर करवाया था। यह मकबरा अष्टकोणीय है। तो आप लोग का किसका है, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 48 NH 48 का विस्तार कहाँ तक है? बताइए कहाँ तक है, तो ये है दिल्ली से चेन्नई तक है। कहाँ से? दिल्ली से चेन्नई तक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका कुल लंबाई पूछ देगा तो क्या कीजिएगा, तो कुल लंबाई इसका है, इसका कुल लंबाई कितना है, तो 2807 किलोमीटर है कुल लंबाई। ये जो दिल्ली से चेन्नई तक जो NH 48 है वो है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किसे संबंधित है? तो बताइए किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है महायान बौद्ध धर्म से। किससे? महायान बौद्ध धर्म से। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए इससे हम लोग जो सहज इच्छा से जो बुद्धत्व प्राप्त करने वालों को क्या कहते हैं, तो बोधिसत्व कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? बताइए किस राजा की कहानी है, तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का है, इसको याद रखिएगा। ये आप लोग को विशाख दत्त ने 4वीं शताब्दी ईस्वी में की थी, इसकी रचना की थी मुद्रा राक्षस की। इस ग्रंथ में आप लोग को मौर्य का इतिहास देखने को मिलता है, जिसमें आप लोग को मुख्य चंद्रगुप्त के जीवन का प्रकाश पड़ता है। इसमें आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल तथा कुलहीन कहा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक पूछ रहा है, बताइए इसके लेखक कौन है, तो राजतरंगिणी के लेखक है इसका कल्हड़। कौन है? कल्हड़ है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसकी रचना कब हुई थी, तो ये हुई थी 12वीं शताब्दी में। कब हुई थी? 12वीं शताब्दी में। और राजतरंगिणी में कुल कितने 8 तरंग है। कितने हैं? 8 तरंग है, जिसमें इसके प्रथम 3 तरंग में राजवंशों की सूची दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ देगा जिला भी, तो किस जिले में, तो औरंगाबाद। जो महाराष्ट्र में है औरंगाबाद, उसी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, अल बरूनी ने अपने पुस्तक किताब उल हिंद मिन मकाला किस भाषा में लिखी थी? तो ये लिखी थी अरबी में। किस भाषा में लिखी थी? तो अरबी भाषा में लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 24 नंबर, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेश के तहत किया गया था? तो ये किया गया था
कुतुबउद्दीन ऐबक। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसका याद रखिएगा। इसका डेट पूछ देगा तो डेट तो इसमें देखिए दिया गया है और क्वेश्चन में ही 1193 में। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसकी लंबाई पूछ देगा, ऊंचाई कितना है, हाइट। तो हाइट है इसका, याद रखिए कुतुब मीनार का हाइट कितना है, तो 72.5 मीटर इसका हाइट है। 72.5 मीटर कुतुब मीनार का हाइट है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा डैश डैश में स्थित है। बताइए कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए तो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सासाराम में। कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। इसको याद रखिएगा। सासाराम कहाँ है? तो आप लोगों को बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 26 नंबर। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? किस एशियाई देश से आया था? तो ये आया था अफगानिस्तान से आया था। कहाँ से आया था? तो अफगानिस्तान से आया था। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डैश डैश में स्थित है। तो ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो डी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? कब किया गया था? तो ये किया गया था 1510 ईस्वी में। कब किया गया था? तो 1510 ईस्वी में किया गया था। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29 नंबर। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बताइए किसने किया था? तो ये किया था बेगम हजरत महल। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो ये हुई थी ढाका में। कहाँ? ढाका में। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। ये आप लोगों को मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में कब किया गया था? तो ये किया गया था 30 दिसंबर। इसको याद रखिएगा डेट को। 30 दिसंबर 1906 में किया गया था। किसके नेतृत्व में? तो नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। और ये ढाका में बांग्लादेश में हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसने की थी? तो लॉर्ड रिपन ने। कौन? लॉर्ड रिपन ने किया था। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर डेट भी पूछ देगा, तो डेट कब किया गया था? तो 1882 में किया था। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर डैश डैश कहा जाता है। तो बताइए क्या कहा जाता है? तो उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के अवधि के दौरान शुरू किया गया था? बताइए कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? बताइए कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना पूछ देगा तो क्या कीजिएगा? तो इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। कब इसका स्थापना हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक का? तो 1 अप्रैल 1935। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? ये तो हो गया क्वेश्चन भारतीय रिजर्व बैंक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी गुड सर्विस एंड टैक्स के अधीन आने वाली चार कर दरें कौन सी है? बताइए कौन सी है? तो ये हो जाएगी, इसमें बताइए कौन हो जाएगी? तो 5%, 12%, 18% और 28%। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये आप लोग कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा की व्यवस्था पर भारत में लागू की गई थी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की? तो ये शुरू की खाद्य प्रसंस्करण के लिए। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खाद्य प्रसंस्करण के लिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था अगस्त 2017 में। कब किया गया? शुरू किया गया था तो अगस्त 2017 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ? कमेंट कीजिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कब हुआ था बताइए तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1989 को। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो डी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये जवाहर रोजगार योजना में क्या था इसका मुख्य? तो ये आप लोग को गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को 90 से 100 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था, जवाहर रोजगार योजना के तहत। यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा भूमिहीन ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को समायोजित कर चलाई गई थी। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी जुलाई 2014 में शुरू किया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें आप लोगों को कितना खर्च लगा था? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। लगभग 20,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा। इतना अनुमान लगाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है? बताइए कितने वर्ष में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है 12 वर्ष में। कितने वर्ष में? तो 12 वर्ष में एक कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये कुंभ पर जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसका आयोजन भारत के 4 स्थल, कौन कौन सा स्थल है उसको याद कर लीजिए, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन एवं नासिक में किया जाता है। पूर्ण कुंभ मेला का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में किया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो ये हुई थी तमिलनाडु में। किस राज्य में? तो तमिलनाडु में हुई थी। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में हुई थी। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से किस संगीत वाद्ययंत्र में कीबोर्ड होता है? बताइए कीबोर्ड किस में होता है? तो हारमोनियम में कीबोर्ड होता है। किसमें? हारमोनियम में। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 42वां देखिए, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? बताइए कौन सी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है द लाइफ ट्री। कौन? द लाइफ ट्री अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये किताब कब आई थी? तो इसको याद रखिएगा, 2005 में आई थी। इसको याद रखिएगा। इस किताब में आप लोगों को 26 कविताएं की एक दुर्जेय व्याख्या है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले
करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया? बताइए किस चीज़ का आविष्कार किया? तो डायनामाइट का आविष्कार किया। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये जो यूनिसेफ का ये जो अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन निवासी था, इसका रासायनिक शास्त्री तथा इंजीनियर भी थे, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये आप लोगों को रसायन शास्त्री थे और ये इंजीनियर भी थी, इसको याद रखिएगा। इन्होंने डायनामाइट नामक प्रसिद्ध विस्फोट का आविष्कार किया। इन्हीं के नाम पर प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार का प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। कहाँ स्थित? न्यूयॉर्क में स्थित है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए 45 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? बताइए पहले भारतीय कौन है अंतरिक्ष में जाने वाला? तो पहले भारतीय है राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये जो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे राकेश शर्मा, इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म भी याद रखिएगा। जन्म हुआ था 13 जनवरी 1949 को। और ये कहाँ का रहने वाले थे? तो पटियाला पंजाब का रहने वाले थे। कहाँ? पटियाला पंजाब का रहने वाले थे। पटियाला पंजाब का रहने वाले थे। तो इसको आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है RAW का पूर्ण अर्थ क्या है? बताइए RAW का पूर्ण अर्थ क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। यह आप लोग के प्रमुख खुफिया एजेंसी है। इस एजेंसी का स्थापना कब हुआ था? तो ये राव हो गया। राव एजेंसी का स्थापना कब हुआ था? तो 21 सितंबर 1968 में इसका स्थापना हुआ था राव का। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये वर्तमान में राव के प्रमुख कौन हैं? तो इसका प्रमुख हैं रवि सिन्हा। कौन है? तो रवि सिन्हा है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। और इसका मोटो धर्मो रक्षिता रक्षता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है? बताइए कौन सा एक भाग है? तो ये हो जाएगा मेमोरी रजिस्टर। कौन? मेमोरी रजिस्टर। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर तो सी हो जाएगा 47 का सी। यहाँ फुल फॉर्म भी पूछता है, CPU का फुल फॉर्म तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वही हिंदी में लिखा गया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एक डैश कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है। तो सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है पिक्सल। क्या है? पिक्सल। पिक्सल करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये पिक्सल क्या होता है? तो ये आप लोगों को पिक्सल यानी पिक्चर से और एलिमेंट यानी एक से मिलकर बना होता है। और पिक्सल वह छोटा सा छोटा बिंदु होता है जिससे मिलकर कोई डिस्प्ले या स्क्रीन बनता है। जितने भी आप लोग मोबाइल, टीवी या जितने भी देखते हैं स्क्रीन डिस्प्ले देखते हैं, उस पर आप लोग देखते हैं तो छोटे छोटे आप लोग डिस्प्ले कभी बनवाए होंगे तो उस पर देखिएगा एकदम छोटे छोटे पिक्सल की तरह रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है, बताइए क्या कहलाता है? तो कहलाता है टोकन। क्या कहलाता है? टोकन। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस तरह की फाइल में PNG एक्सटेंशन होता है? बताइए किस तरह का फाइल में होता है? तो ये होता है इमेज फाइल में। किसमें? इमेज फाइल में ही आप लोग को PNG एक्सटेंशन होता है। PNG होता है, JPG होता है, सभी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है चुंबकीय अविभाव घनत्व में। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। इसके साथ साथ कुछ अन्य इकाई भी देख लीजिए जिससे क्वेश्चन आसानी से पूछा जा सकता है। बताइए ओम का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम किसका एसआई मात्रक होता है? तो विद्युत प्रतिरोध का होता है ये ओम। और वेबर का क्या होता है? तो वेबर का एसआई मात्रक होता है, किसका होता है? वेबर। तो चुंबकीय अविभाव को एसआई मात्रक होता है वेबर। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए डैश डैश का प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग किया जाता है हाइड्रोफोन का। किसका? हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? बताइए सदिश राशि इनमें से कौन है? तो सदिश राशि हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। पूछ देगा अदिश राशि, तो उसमें बताइए कौन कौन हो जाएंगे? अदिश राशि में बताइए कौन कौन हो जाएंगे? तो अदिश राशि कमेंट कीजिए कौन कौन से हो जाएंगे। ये देखिए वैद्युत क्षेत्र जो कि सदिश राशि में है। अगर आप लोगों को वैद्युत आवेश पूछ देगा तो आप लोग को अदिश राशि में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदिश राशि में। तो इस पर कन्फ्यूज नहीं होना है। आवेश रहेगा तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आवेश रहेगा तो क्या करेंगे? तो ये हो जाएगा अदिश राशि। और वैद्युत क्षेत्र रहेगा तो सदिश राशि। तो इस सभी को याद रखना है। इसके साथ कुछ अन्य भी याद कर लीजिए जिसमें आप लोग को अदिश राशि में आएगा वैद्युत आवेश, तो बता दिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, विद्युत धारा आएगा, ये सभी राशियाँ आएंगे। और सदिश राशि में आएगा वैद्युत क्षेत्र, तो एक बता दिए, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसी का नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये किया जाता है द्रव्यमान और वेग। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 54 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है? 55 नंबर, जल वाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया है तो निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है संघनन। किसका प्रयोग किया जाता है? तो संघनन का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 56 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तन नहीं होता है? तो बताइए नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गति। क्या हो जाएगा? गति हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। प्रोटॉन जो कि आप लोगों को पता होगा, ये परमाणु नाभिक में पाया जाने वाला एक अस्थायी कण है। अस्थायी कण है जिस पर आप लोग को कितना होता है आवेश? इस पर कितना कूलम रहता है? धनावेश। तो देखिए कितना रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम -19 कूलाम धन आवेश रहता है इस पर। इसको आप लोग याद रखिएगा। प्रोटीन का खोज कब हुआ था? तो ये हुआ था प्रोटॉन का खोज हुआ था 1919 में। और किसके द्वारा किया गया था? तो गोल्डस्टीन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गोल्डस्टीन द्वारा 1919 में किया गया था प्रोटॉन का खोज। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और इस कण का नाम किसने दिया? खोजा था गोल्डस्टीन, लेकिन इसका नाम दिया रदरफोर्ड ने। इनका नाम दे दिया। प्रोटॉन का नाम किसने दिया? तो रदरफोर्ड ने दिया। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका उपयोग किसमें है? तत्वांतरण में होता है। तत्वांतर में होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 57 नंबर, निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है? बताइए किसमें सल्फ्यूरिक एसिड रहता है? ये रहता है बैटरी में। किसमें रहता है? बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। तो इसको आप याद रखिए। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा।
और सर बताइए सल्फ्यूरिक का उपयोग क्या है? तो इसमें आप लोग उर्वरक उद्योग में होता है, पेट्रोलियम तथा खनिज तेल के परिष्करण में होता है और कृत्रिम तंतु जैसे रेयॉन के निर्माण का या संश्लेषण में होता है, पेंट में होता है, वर्णक में, रंजक इत्यादि में किया जाता है इसका उपयोग। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश डैश को बीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है। बताइए बीटी कल्चर के रूप में किनको जाना जाता है? इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? बीटी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अंगूर की खेती को हम लोग बीटी कल्चर कहते हैं। बीटी कल्चर में अंगूर की खेती का अध्ययन करते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। इससे जुड़ी कुछ और देखिए क्वेश्चन। अंगूर की खेती को तो बीटी कल्चर हो गया, लेकिन आप लोगों को पूछ देगा मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसको कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम लोग एपी कल्चर। क्या कहते हैं? एपी कल्चर कहते हैं। साथ में अगर पूछ देगा रेशम कीट पालन, ये इसका अध्ययन को क्या कहेंगे? तो ये कहेंगे इसको सेरी कल्चर। क्या कहेंगे? सेरी कल्चर। और पूछ देगा मछली पालन, तो मछली पालन का अध्ययन को कहते हैं पीसी कल्चर। क्या कहते हैं? तो पीसी कल्चर कहते हैं। साथ में पूछ देगा सब्जी की खेती का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ओलेरी कल्चर। क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर। और फलों की खेती को अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। साथ में फूलों की खेती का अध्ययन का भी पूछ देगा, तो इसको कहिएगा फ्लोरिकल्चर। इसको आप लोग याद रखिएगा। और साथ में पूछ देगा फलों एवं सब्जी का अध्ययन, तो हॉर्टिकल्चर। तो ये सभी याद रखिएगा जितने भी बताए हैं। इससे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अगला 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कोशिका के आत्मघाती बैग कहा जाता है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। पता ही किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली भी कहते हैं या फिर आत्मघाती बैग, उसी को कहते हैं। और ये राइबोसोम क्या होता है? तो ये आप लोग को प्रोटीन का फैक्ट्री होता है। क्या होता है? तो प्रोटीन का फैक्ट्री होता है, यहीं पे प्रोटीन बनता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से पूछ देगा लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो क्रिश्चियन डी डेयोब ने किया था। कब किया था? तो 1959 में किया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। यह एक सूक्ष्म कोशिकांग है, इसको याद रखिएगा। इसका आकार कैसा होता है? तो थैली की तरह होता है। इसमें एंजाइम होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधे पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज की थी? बताइए किसने किया था? तो ये किया था, याद रखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। कब से कब तक किया था? तो ये किया था 1856 से 1863 तक किया था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये संकरण किया था मटर के पौधे पर, जिसका वंशानुक्रम के मौलिक नियम का खोज दिया था। और मेंडल ने जो कि निष्कर्ष निकाला कि वंशानुगति की इकाई तरल द्रव ना होकर ठोस द्रव है। तो इसकी इकाई को मेंडल ने कारक कहा, किंतु अब इसे जीन कहते हैं। इसको हम लोग जीन भी कहते हैं। मेंडल ने वंशानुगति के 3 नियम दिए। कौन कौन से नियम? तो विसंयोजन नियम, स्वतंत्र अवयवन नियम, अगला है प्रभाविकता का नियम। ये 3 नियम दिया था मेंडल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 62 नंबर, डैश डैश किसान का मित्र कहा जाता है। यह जटिल कार्बनिक पदार्थों का टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है। पता है कौन करता है? तो ये करता है केचुआ। कौन करता है? केचुआ करता है। इसको याद रखिएगा, केचुआ करता है। यह केचुआ किस में आता है? तो एनेलिडा जाति में आता है। एनेलिडा जाति में आता है, इसको याद रखिएगा। ये फाइलम से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? बताइए कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी को दे सकते हैं? तो ये होता है ओ जिसका ब्लड ग्रुप रहेगा वो किसी का भी
किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। मानव रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में डैश डैश पोषण स्तर बनाते हैं। तो ये बनाते हैं दूसरे। किसने? दूसरे। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, दूसरे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 65 नंबर। अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था गुजरात में। कहाँ? तो गुजरात में किया गया था। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। कब किया गया था? तो 2023 में ही किया गया था। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 66 नंबर। अप्रैल 2023 में संगठन से समृद्ध किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना अभियान किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? तो ये शुभारंभ किया गया था दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसको याद रखिएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 18 अप्रैल 2023 को दीनदयाल अंत्योदय योजना के राष्ट्रीयकरण ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से 10 करोड़ सीमांत महिलाओं को जून 2023 तक एवं सहायता समूहों में जोड़ने के लिए संगठन के समृद्धि किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना अभियान शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर। अप्रैल 2022 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया था? तो ये किया था आम आदमी पार्टी। कौन? आम आदमी पार्टी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2023 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? पता है किस राज्य ने प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया था, बताइए किस राज्य ने प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया कर्नाटक ने। किसने? तो कर्नाटक ने प्राप्त किया था। इसको आप लोग याद रखिए। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्च 2023 में मेघालय राज्य के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए। इस चुनाव में सबसे अधिक सीटें किस दल को प्राप्त हुई? तो सबसे ज़्यादा प्राप्त हुई नेशनल पीपुल्स पार्टी को। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्च 2023 में त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव परिणाम जारी किए गए। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें प्राप्त की? तो ये प्राप्त की 32। कितने सीटें? तो 32 सीटें प्राप्त की। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर। 71 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्द को अर्थपूर्ण अंग्रेजी या हिंदी शब्द के रूप में माना जाना चाहिए और इन्हें शब्द में अक्षरों की संख्या यानी व्यंजनों की संख्या, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे को संबंध नहीं किया जाना चाहिए। जैसे चावल किससे संबंधित है? अनाज से। तो मसूर किससे संबंधित होगा? वही बताना है। तो ये संबंधित है स्टार्च से। मसूर क्या है? स्टार्च से संबंधित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। स्टार्च से ही जो आप लोग मेडिसिन खाते हैं कैप्सूल वाला, जो कैप्सूल वाला खाते हैं जो यहाँ से खुला जाता है, ये आप लोग को स्टार्च से बना होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। संख्या 2 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक को कौन सी संख्या होगी? बताइए कौन सी संख्या होगी? तो ये हो जाएगा, कौन सी संख्या होगी बताइए? तो
तो ये हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए वही क्वेश्चन है, चींटी संबंधित है एंटीलिंग से, तो हिरन किससे संबंधित है? 73 नंबर, जल्दी बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हिरन संबंधित है मृग छौना से। किससे? मृग छौना से संबंधित है। देखिए इसमें रीजनिंग का भी क्वेश्चन डाल दिया गया है। एक निश्चित कोट में वर्ष को इतना बोला गया है, तो उसी रूप में कोट बंद को किया जाता है। तो डील को इतना बोला गया है, तो उसी रूप में कोट बंद किया जाता है। तो उसी भाषा में गेंद को किस प्रकार कोट बंद में किया जाएगा? देखिए ऐसा क्वेश्चन है, आप लोग को ABCD का नंबरिंग याद रखना पड़ेगा, उससे आप लोग को आसानी से बन जाएगा। तो केवल आंसर बताते हैं गेंद को कितना, तो ये हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। तो गेंद को अगर लिखिएगा नंबरिंग में तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा कर रहे। देखिए QML PRC OWT NBK, तो वाट देखा, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसको अगर बनाइए करेक्ट आंसर आएगा MGB। क्या आएगा? MGB। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये सभी रीजनिंग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आ गया। यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, त्रिभुज DEF है और BC 4 सेंटीमीटर, EF 5 सेंटीमीटर और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए सिंपली इस पर फॉर्मूला रखिएगा, आंसर आएगा, केवल इसका आंसर बताते हैं, बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं 5:7 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है, तो संख्या बताइए क्या होगा? तो देखिए इसको भी बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा, बताइए कितना आ जाएगा करेक्ट आंसर इसका? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी 30 और 42। क्या हो जाएगा? 30 और 42। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन, केवल आंसर बताते हैं, इसको आप लोग बना लीजिएगा। तो 78 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 250। ये भी देखिए मैथ का ही क्वेश्चन है, इसको फटाफट केवल आंसर देख लीजिए। इसका अगर बनेगा तो करेक्ट आंसर आएगा 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सिद्ध करने वाला आया, इसको सिद्ध करिएगा तो बताइए कितना आएगा? तो इसको अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा CK + 10 है, करेक्ट आंसर बी। अगला इंग्लिश का क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली देखना है कौन सा इसमें स्पेल्ड है, बताइए इसमें कौन है? बताइए तो कौन है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा डिसीजन। क्या हो जाएगा? डिसीजन। डिसीजन का अर्थ हो जाएगा निर्णय लेना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एनानॉमिज ऑफ द गिवन वर्ड। तो बताइए लोअर्थी का एनानॉमिज बताना है, तो इसका एनानॉमी हो जाएगा, इसका हिंदी होता है घृणा करना, तो इसका हो जाएगा एडमायर हो जाएगा, यानी प्रशंसा करना। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ बीन split into 4 segment, identified the segment that contain a grammatical error। एरर देखना है इसमें से गलत कौन है। देखिए 80 रुपीज़ आर, फिर स्लैश दिया गया है टू मच फॉर, फिर स्लैश दिया गया दिस लीडर बैग, फिर दिया गया है स्लैश, उसके बाद दिया गया विच इज़ लुकिंग सो ओल्ड। बताइए इनमें से, ये इसको मान लीजिए, इसको बताइए कौन एरर है, यानी गलत कौन है इसमें से, कौन सा सेंटेंस? देखिए इसको देखिए गलत है, या फिर इसको देखिए, या फिर इसको, या फिर इसको, चारों में से देखिए कौन सा गलत है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें देखिए गलत बताइए क्या है।
गलत ऑप्शन बी हो जाएगा, टू मच फोर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? टू मच फोर। करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा? सॉरी, ये नहीं होगा, पहला ही गलत है। 80 रुपीज़ आर, रुपीज़ ये काउंट में है तो इसको अपन ईज होना चाहिए। यहाँ क्या है? ईज। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एनानॉमिज ऑफ द गिवन वर्ड। तो बताइए बीनीथ का एनानॉमिज बताना है। तो बीनीथ का एनानॉमिज बताइए क्या होगा? बीनीथ का अर्थ होता है नीचे, तो बताइए नीचे का क्या होगा उल्टा? तो इसका हो जाएगा एबव, यानी ऊपर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स। द न्यू एम्प्लॉय सेड दैट ही वाज डैश डैश ऑफ डूइंग द जॉब वेल। पता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या भरा है, तो कॉन्फिडेंट भरा है। क्या भराएगा? कॉन्फिडेंट। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए कॉम्प्लिटेंट का सिनोनिम्स बताना है। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, पहले बताइए कॉम्प्लिटेंट का कॉम्पिटेंट का हिंदी होता है सक्षम। तो बताइए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो कैपेबल। क्या हो जाएगा? कैपेबल हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी, इसका अर्थ है समर्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम ब्लो ऑफ फॉस। तो बताइए इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग हो जाएगा टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेंट एन एरर, सेलेक्ट द part that contain the error from the given option. If you don't find any error, mark number error as your answer। देखिए पीछे ऐसा ही क्वेश्चन देखे हैं, बताइए इसमें कौन एरर है? गलत देखना है, इनमें से कौन है? तो देखिए पहला ही गलत है। क्या है? पहला ही गलत है। अनलेस यू डोंट लिखा है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड देखना है, इसमें से कौन है? तो इनकरेक्टली स्पेल्ड हो जाएगा फ्लेवर। क्या हो जाएगा? फ्लेवर इनकरेक्टली यानी गलत लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंसेस। क्वेश्चन है, व्हेन यू गिव अवे सीक्रेट और एन एडवांटेज, you reveal a secret or suspension that you should have kept to yourself। तो बताइए जो अंडरलाइन किया गया है इसका मीनिंग बताना है। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। क्या होता है? इन्फॉर्मेशन। करेक्ट आंसर डी। अगला देखिए, सहचर्य का विलोम बताना है। सहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए सहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अलगाव। क्या हो जाएगा? अलगाव। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रमाणिक शब्द के लिए मूल शब्द को प्रत्यय सही अलगाव का बताइए क्या होगा? तो ये हो जाएगा प्रमाणिक। क्या हो जाएगा? प्रमाणिक। प्रमाण प्लस एक, दोनों का अर्थ आना चाहिए। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, यद्यपि का संधि विच्छेद करना है, तो ये हो जाएगा यदि प्लस अपि। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाथे। क्या हो जाएगा? पाथे। अगला क्वेश्चन है, जो सक्षम करने के योग्य नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द है यानी असक्षम। क्या हो जाएगा? असक्ष्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी। अगला देखिए, कौन सा जोड़ा समरूप विनार्थक है? बताइए कौन सा जोड़ा है? तो ये हो जाएगा अवधि। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंक का गोद होता है, संख्या होता है, अध्याय। करेक्ट आंसर इसका बी।
अगला क्वेश्चन देखिए, एक का अर्थ घोड़ा है, एक का अर्थ घोड़ा है, इसमें से बताइए किसका अर्थ घोड़ा होता है। तो ये होता है तुरंग, तुरंग को हम लोग घोड़ा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समीर का परवाची, समीर का परवाची होता है हवा, क्या होता है हवा। अगला क्वेश्चन देखिए, आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। तो ये हो जाएगा कष्ट का अनुभव होना। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद करते रहिए। तो आज हम लोगों ने कितना सेट 1 कंप्लीट कर लिया। साथ में आप लोगों को गुरु रहमान सर का भी सेट चल रहा है और जो खान सर का जो बुक था उसका भी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। और खान सर का जो टॉनिक बैच है उसको आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है, तो उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर कर लेना है। तो ये कौन सा बुक था, तो ये था यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो बुक आया था उसका प्रैक्टिस सेट 1 है। इसका भी प्रैक्टिस सेट, इस बुक में आप लोग को 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसको आप लोग एक एक वीडियो में इसको भी करा दिया जाएगा। साथ में आप लोग को किरण पब्लिकेशन का भी चल रहा है, सबको आप लोग देखिए और रिवीजन करते रहिए। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आसानी से आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसका आप लोग PDF लेना चाहते हैं टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप लोगों को PDF मिलता रहता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।